नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मस्कट में भव्य स्वागत। आज ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौता ज्ञापनों पर हो सकते हैं हस्ताक्षर। लोकसभा में आज भी जारी रहेगी विकसित भारत जी रामजी विधेयक पर चर्चा। देर रात तक जारी चर्चा में सभी पार्टी के सांसदों ने रखे विचार। राज्यसभा में परमाणु ऊर्जा के उपयोगों से जुड़े विधेयक पर होगी चर्चा की शुरुआत। लोकसभा से पारित हो चुका है विधेयक। आज से दिल्ली में नो पीयूसी नो फ्यूल नियम सख्ती से लागू। नॉन BS6 वाहनों की भी दिल्ली में एंट्री बंद। और बैडमिंटन वर्ल्ड टूर फाइनल्स में सात्विक चिराग ने जीत के साथ की शुरुआत की शानदार। भारतीय जोड़ी ने चीनी जोड़ी लियांग वांग को हराया। सभी खबरें विस्तार के साथ। 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को ओमान पहुंचे। राजधानी मस्कट में पीएम का शानदार अभिनंदन हुआ। ओमान के उप प्रधानमंत्री शहाब बिन तारिक हवाई अड्डे पर पीएम को लेने पहुंचे। पीएम का ओमान का ये दूसरा दौरा है। भारत और ओमान के बीच बेहद प्राचीन और मजबूत रिश्ते हैं। पीएम का दौरा ऐसे समय हो रहा है जब दोनों देश कूटनीतिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओमान पहुंचते ही उप प्रधानमंत्री शहाब बिन तारिक के साथ बैठक हुई। दोनों नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। लोकसभा में बुधवार को विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 पर चर्चा शुरू हुई। विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। विधेयक को चर्चा और पारित कराने के लिए सदन में रखते हुए ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विधेयक विकसित भारत के लिए विकसित गांव के निर्माण का विधेयक है, जिसमें 100 दिन की रोजगार की गारंटी 125 दिन की कर दी गई है। विधेयक पर लोकसभा में देर रात तक चली चर्चा में कई सांसदों ने अपनी राय रखी। विकसित भारत जी रामजी विधेयक पर लोकसभा में अब तक 98 सांसद अपने वक्तव्य दे चुके हैं। लोकसभा की आज कार्रवाई की बात की जाए तो विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 पर आज भी चर्चा जारी रहेगी। विधेयक पर चर्चा के पूरे होने के बाद लोकसभा में आज दिल्ली NCR में नियम 193 के तहत बढ़ते वायु प्रदूषण पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज चर्चा की शुरुआत करेंगी। इस चर्चा के माध्यम से देश की राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों पर विचार किया जाएगा। राज्यसभा में आज परमाणु ऊर्जा से जुड़े शांति विधेयक पर चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह परमाणु ऊर्जा विधेयक पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य बिजली उत्पादन, स्वास्थ्य सेवाओं, खाद्य और जल सुरक्षा, कृषि, उद्योग, अनुसंधान, पर्यावरण और नाभिकीय विज्ञान और तकनीक में नवाचार को बढ़ावा देना है। ये शांति विधेयक लोकसभा में पास हो चुका है। वहीं शिवराज सिंह चौहान राज्यसभा में नारियल विकास बोर्ड के निर्वाचन से जुड़ा प्रस्ताव रखेंगे। ये प्रस्ताव नारियल विकास बोर्ड नियम 1981 और नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979 के प्रावधानों के अनुसार है। इसके अलावा प्रश्नकाल में कई मंत्रालयों से जुड़े सवाल जवाब होंगे। दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। आज से दिल्ली में नो पीयूसी नो फ्यूल नियम सख्ती से लागू हो गया है।
यानी कि जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं मिलेगी। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एजेंसियों, पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स और पुलिस को पहले दिन ही इसका पालन करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। इसे लागू करने के प्लान के तहत बिना वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी कि पीयूसीसी वाली गाड़ियों को दिल्ली के पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड नॉन BS6 गाड़ियों को शहर के में आने से रोक दिया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक बॉर्डर पॉइंट समेत 126 चेक पॉइंट पर 580 पुलिस वाले तैनात रहेंगे, जिन्हें 37 प्रखर वैन का सपोर्ट मिलेगा। वहीं दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए एक और कदम भी उठाने जा रही है। दिल्ली सरकार धौलाकुआं से धारूहेड़ा के बीच 100 नई इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ करने जा रही है। सरकार ने सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म सहित डिजिटल माध्यमों पर अश्लीलता, भ्रामक सूचना और ऑनलाइन साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सख्त जवाबदेही व्यवस्था लागू की है। सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए IT अधिनियम, IT नियम 2021 और भारतीय न्याय संहिता के तहत अधिकारियों को अश्लील, हानिकारक और गैरकानूनी ऑनलाइन सामग्री के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सशक्त बनाया गया है। इसके अलावा 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं वाले प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए स्थानीय अधिकारियों की नियुक्ति और नियमित अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करना अनिवार्य किया गया है। सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है कि भारत में इंटरनेट किसी भी प्रकार की गैरकानूनी, विशेषकर अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री से मुक्त और सुरक्षित बना रहे। लोकसभा में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने पूनमबेन हेमंतभाई मदाम के प्रश्न के उत्तर में OTT सेक्टर से संबंधित लिखित रूप में जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वर्ष 2024 में वीडियो सब्सक्रिप्शन से मिलने वाले राजस्व में 11% वृद्धि हुई है। राजस्व बढ़कर 9,200 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग कंटेंट के लिए भुगतान करने वाले उपयोगकर्ताओं की संख्या 9.5 करोड़ से 11.8 करोड़ के बीच आंकी गई है। वेव्स OTT ने दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के वृत्तचित्रों, शास्त्रीय संगीत, साहित्य आधारित कार्यक्रमों को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाकर इसकी पहुंच को और सुदृढ़ किया है। आपको बता दें कि वेव्स OTT मुख्य रूप से एक सब्सक्रिप्शन फ्री सार्वजनिक सेवा मंच है और ये सदस्यता आधारित मॉडल पर कार्य नहीं करता। इसका प्रमुख राजस्व स्रोत विज्ञापन है। वर्तमान में ये प्लेटफॉर्म विकास और विस्तार के चरण में है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय उपयोगकर्ताओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। लॉन्च के पहले ही वर्ष में 80 लाख से अधिक डाउनलोड दर्ज किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने डेलावेयर के डोवर एयरफोर्स बेस में एक सम्मान सेरेमनी में हिस्सा लिया। ये सेरेमनी सीरिया में हुए हमले में मारे गए अमेरिकी सैनिकों और एक नागरिक दुभाषी को श्रद्धांजलि दिए जाने के लिए आयोजित की गई थी। अमेरिकी सेना के अनुसार शनिवार को सीरिया के पल्मायरा शहर में एक संदिग्ध इस्लामिक स्टेट हमलावर ने अमेरिकी और सीरियाई सेना के काफिले पर हमला किया, जिसमें 2 अमेरिकी सैनिक और एक दुभाषिया मारे गए, जबकि 3 सैनिक घायल हुए। ट्रंप ने हमले को भयानक करार देते हुए बदला लेने की कसम खाई और शहीदों को महान देशभक्त बताया। खेल की खबरों में भारत की टॉप पुरुष डबल्स जोड़ी ने जीत के साथ अपने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2025 अभियान की मजबूत शुरुआत की। सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने चीन के लियांग वेई किंग और वांग चांग को 12-21, 22-20, 21-14 से मात दी। भारतीय खिलाड़ियों ने चीन की उस जोड़ी के खिलाफ मुकाबला जीता जिसने अपने पिछले 5 में से 4 मैच जीते थे। भारतीय टीम ने 1 घंटे से कुछ ज्यादा समय तक चले इस हाई इंटेंसिटी मुकाबले को अपने नाम किया। इसी के साथ ग्रुप बी में सात्विक और चिराग को शुरुआती बढ़त मिली है। अब भारतीय जोड़ी आज अल्फियान और फिक्री का सामना करेगी।
ये जोड़ी सीजन के आखिरी बड़े टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करना चाहेगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाने वाला चौथा टी20 मुकाबला घने कोहरे की वजह से रद्द हो गया। मौसम की बिगड़ती परिस्थितियों ने मैच की शुरुआत को संभव नहीं होने दिया। अंपायर्स ने हालात पर लगातार नजर बनाए रखी और 6 बार पिच और आउटफील्ड का मुआयना किया, लेकिन हर निरीक्षण के साथ कोहरा और घना होता चला गया। दृश्यता लगातार कम होने के कारण खिलाड़ियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आखिरकार मैच रद्द करने का फैसला लिया गया। अब इस टी20 सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला 19 दिसंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। दोनों टीमें जीत के साथ सीरीज का समापन करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, जिससे दर्शकों को एक रोमांचक मुकाबला देखने की उम्मीद रहेगी। विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।